बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, ख़बरों से हम आगाज़ करेंगे 11 बजे इंशाल्लाह। आज हमारा खुसूसी टॉपिक होगा, हज़रत अली की विलादत का दिन है। तमाम मुसलमानों को ये दिन बहुत मुबारक। हज़रत अली की ज़िंदगी पे भी रोशनी डालेंगे, उनकी कुछ तालीमात पे भी रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ जो है वो पैदा करने की तौफीक अता फरमाए दूसरों के लिए, और ख़ास तौर पर ये चीज़ें हमारे लिए मशले राह हैं, तो हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। हमने ख़बरों से आगाज़ करना है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान साहब और वकास अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वकास ने अच्छा कलर पहना है, शुरुआत करें। शो शुरू होने से पहले भी कलर्स की बात हो रही थी। हाँ जी, वही बात हो रही थी। तो हमारा और उनका कंपैरिजन है जिनके आप बात कर रहे थे। मैं मरियम नवाज की बात कर रहा था। कल जो उन्होंने कलर पहना हुआ था इससे मिलता जुलता था। वही मुझे देख ये के मर्दाना वकास का टच कलर है, याद है। हाँ। वो जनाना टच है। और उस अब हम कलर वो के तो नहीं पहन सकते, नहीं पहनना। नहीं, आपने दुपट्टा भी लिया हुआ है। कलरफुल ले लेते भाई। हाँ, तो वो तारीफ कर रहे थे आमिर भाई के मरियम नवाज अच्छी लग रही थी उस कलर में, तो वाकई अच्छी लग रही थी। मैंने तो कहा कि कोई ऐसा कलर नहीं है जो उन पर नहीं जचता, हर कलर में वो बहुत खूबसूरत नजर आती हैं। तो अग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूँ, एग्री करते हैं, 100% करते हैं। पहली खबर की तरफ चलते हैं। एलडीए को सिर्फ शहर लाहौर तक महदूद करने का फैसला किया गया है। एलडीए के इख्तियारात पर कटौती लगाने की तैयारी की जा रही है। इसका मकसद क्या है? क्या एलडीए पे बोझ बहुत ज्यादा है? क्या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही? क्या महदूद करने से परफॉर्मेंस बेहतर करने की प्लानिंग की जा रही है? आमिर रज़ा खान साहब, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है, मैं तो तारीफ करूँगा। एलडीए से अपना काम हुआ नहीं आज तक, और जितने आपके यहाँ पे सीवरेज के इश्यूज़ हैं, जो आपकी हार्टिकल्चर के इश्यूज़ हैं, जो आपकी गैर कानूनी बिल्डिंग्स के इश्यूज़ हैं, जो आपकी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के इश्यूज़ हैं, जो आपके यहाँ पे आबादी का बेतुक फैलाव है, ये सारे का सारा एलडीए का किया धरा है। खुद ये अपना एलडीए एवेन्यू 1 आज तक आबाद नहीं कर पाए, और उसमें लिटिगेशन पे चले जाते हैं, और उसमें बाकी चीज़ों के। मैं ये समझता हूँ शहर की बर्बादी में बहुत बड़ा हिस्सा एलडीए का है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस एलडीए को आपने शेखुपुरा, ननकाना, हुकारा, कसूर ये भी दे दिए, नहीं, जिनसे अपना घर संभल नहीं रहा था। आपने तो बेहतर किया। यहाँ से ये फैसला क्यों किया गया, किस मकसद के तहत किया गया? मैं वो इसी बात पे कहता हूँ कि एलडीए से लाहौर संभल नहीं रहा था, बाकी शहरों को क्या संभालता। लाहौर समेत तमाम शहरों में बल्दियात का एक महकमा हुआ जो कि देखता था जो इन सारे मामलात को इस एलडीए से बेहतर, क्योंकि ये बिल्कुल कमर्शियल है। अब इन्होंने क्या काम किया, तमाम के तमाम जगहों पर कमर्शलाइजेशन बिल्डिंग बनने दी, यानी खुद पूरे लाहौर में बेहंगम, पूरे लाहौर में बनने दी। अब क्या कर रहे हैं? अब नोटिस लगा के पैसे वसूल कर रहे हैं। जब ये बन रही थी आप कहाँ थे? मुझे सिर्फ ये समझा देना कि एलडीए उस वक्त कहाँ था। अगर आपसे लाहौर नहीं संभल रहा तो आप शेखुपुरा, ननकाना क्यों लेना चाहते? कोई एक वजह बताए ना। और ये वहाँ के बल्दियात, वहाँ के लोग, वहाँ के नुमाइंदे, वहाँ के लोग होंगे बल्दियाती, अगर अल्लाह करे आगे इलेक्शंस हो जाएं तो वो लोग अपने इलाके को देखें, उनके लोग उनको पकड़ सकें। एलडीए तो किसी की गिरफ्त में नहीं था, तो मेरे ख्याल से तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि एलडीए को लाहौर तक महदूद किया, और खुदारा इसको लाहौर तक महदूद करें तो इससे लाहौर में काम भी लें एलडीए से। ये पॉइंट है ना कि फिर लाहौर में भी आपको कुछ बेहतरी नजर आए। अगर आपने उनके ऊपर वर्कलोड कम किया तो फिर ये भी तो देखे ना कि लाहौर में बेहतरी आई भी है या नहीं आई है। वकास अहमद, बिल्कुल आमिर भाई से मुत्तफिक हूँ, बहुत अच्छा काम है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसके पास जो दूसरे इख्तियारात हैं ना, जैसे PHA के हैं, जैसे टीपा के हैं, जब आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक अलग से एक एजेंसी मौजूद है तो फिर एलडीए का उसमें क्या काम है? तो बात फिर वहाँ पे आ जाती है कि अगर तो आप बड़े कैपेबल हों कि आप डिलीवर कर सकते हैं, तो आपको कितने सालों तक ये इख्तियारात मिले रहे, और उसका नतीजा ये निकला है कि आपके ऑफिस आपसे लोग संभल नहीं रहा। जो साइलिन वहाँ पे आते हैं उनको आप जलील करते हैं, पैसे भी दे बगैर काम नहीं होता। चलें, ये इशूज़ एक तरफ है, लेकिन फिर एक इससे भी बड़ा इशू ये है कि एक बंदा शेखपुरे का है, वो बेचारा शेखपुर अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के लाहौर एलडीए ऑफिस आके जलील क्यों हो? भाई उसका हक है कि उसको, अगर डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे मौजूद है, अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वहाँ पे मौजूद है, तो फिर उसके ज़मीन के या जो बल्दियात के हवाले से काम है
उनके लिए वो लाहौर क्यों आए। फिर एक और अप्रोच होती है लाहौर में ना, LDA जो DG LDA है उसके लिए सिर्फ लाहौर है। वो लाहौर के किसी बंदे को दस्याब हो सकता है, यहाँ पे मीडिया कहीं ना कहीं उसको फिर भी किसी लाहौरिया के हत्या चढ़ सकता है। पता नहीं विकास साहब ये कैसे तो ये कसूर, अगर आप लाहौर वाले ये कहते हैं कि पता नहीं है, तो आप सोचें कसूर से एक बंदा आया हो या कसूर वाले को बंदा मिलेगा, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं। हमें यहाँ से जोहर तक जाना है ना, तो हमें कई काम छोड़ने पड़ेंगे यहाँ पे। सही बात है, सच्ची बात है। पूरा वहाँ दिन से लग फिर जाता पूरा दिन है लग जाएगा। और फिर भी आपका काम नहीं होता। इसकी बात बहुत अच्छी है कि अगर दूसरे शहर से आना पड़े आप, तो आपके तो गए, सही कह रहे हैं आप। पैसे भी गए। और मैं आपको चीज़ बताऊँ, मैं एक दिन ऐसे ही ना हमारे रास्ते में एक टाउन आता है नारंग मंडी, वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसमें मैं ऐसे ब्राउज कुछ कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक वहाँ पे आया कि LDA ने नारंग मंडी का मास्टर प्लान दिया हुआ है कि जी हमने ज़मीन यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, ये होगा। तो अब नारंग जो है वो लाहौर से कम 1 घंटे की ड्राइव पे है। तो LDA इन फ्यूचर ये देख रहा था कि हमने वहाँ पर भी, क्योंकि अगर रूडा बनता है तो उससे करीब पड़ जाएगा, तो हम वहाँ पे भी हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, ज़री ज़मीन को तबाह करेंगे। और उनके ऑब्जेक्टिव ज़रूर थे, नज़र ज़रूर थी, लेकिन कमर्शियली लोगों को डिलीवर करने पे नहीं है। ठीक है। और मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर भी ना, इससे जो काम इससे नहीं होता या जिसमें इसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उससे इसको वापस ले लेना चाहिए। और एक बंदे पे अगर आप थोड़ा जिम्मेदारी डालेंगे, शायद वो डिलीवर कर सके। ठीक है, बजाय इसके कि सारे काम आप इसी LDA पे डाल दिए जाए। तो लाहौर का जो हशर है, LDA ऑफिस के सामने सीवरेज का इशू है ना, LDA ऑफिस जौहर टाउन में है, और जितनी इमारतें सील की जाती हैं, जितनी मिसमार की जाती हैं, दुर्रे नायाब जितनी खबर देती हैं, वो जौहर टाउन में ही होती है। वो जो रोड यकीन है, माने। मैं इतवार वाले दिन संडे को मैं सिस्टर की तरफ जा रहा था, तो वो रोड पे से गुजरना हुआ, आप कसम से मैं डरते हुए गुजर रहा था। 2-3 जगहों से तो वो बंद है रोड, क्योंकि वो बैठ गई थी। जी ऐसे और उसका कोई पता नहीं है किस वक्त बैठ जाए। सामने LDA कम्प्लेक्स है वो। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह मैं रहे हैं। आपको बताऊं, मैं तो खौफजदा रहता हूँ उस रोड पे। ख़याबान फरदौसी नाम है उस रोड का, और उस रोड के ऊपर जाते हुए मुझे तो बहुत डर लगता है। और वहाँ पे रश रहता है कि कहाँ जाने किस जगह पे बैठ जाए रोड। आज तक ये उसको तो ठीक नहीं कर सके। सही बात तो है। ये शेखुपुरा ननकाना कसूर ये लेने मुसर थे। मेरा ख्याल है बड़ा ही अच्छा है। और इसलिए दूसरी जो बात की, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को अलग कर दिया जाए, वासा अलग कर दिया जाए। LDA का कोई कंट्रोल नहीं पर, कोई उनको तो पूछे। एक DG है, वो भी वासा भी देख रहा है, वो LDA भी देख रहा है, वो सब देख रहा है। तो कैसे फिर आपने अथॉरिटी क्यों बनाई थी भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो LDA के कंट्रोल में देने का कोई अच्छा उसके अलावा भी ना, अच्छा हमारे यहाँ पर ये कोई इतना इसको शायद मेरे ख्याल में सीरियस या वो परसेप्शन नहीं है। अर्बन मैनेजमेंट दुनिया में एक प्रॉपर फील्ड है, ट्रैफिक मैनेजमेंट एक प्रॉपर फील्ड है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड लोग वहाँ पे रखे जाते हैं। सिर्फ हमारा एक LDA है जिसमें सारी एक्सपर्टीज़ हैं। आप शहर के हवाले से अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सारे LDA उसको देख रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स भी LDA देख रहा है। सही बात है। ठीक है। अच्छा मज़ीद बात ये है कि दुनिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपर्ट्स से भी एक्सपर्ट्स लिए जाते हैं। तो हमारे साहब एक ही बार DG LDA होते हैं, वो कभी बल्दियात से आए होते हैं, कभी वो महकमा औकाफ से आए होते हैं। हरफन मौला होता है जो CSS कर जाए, याददाश्त का इम्तहान दे दे, वो हरफन मौला हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, रोड इंजीनियरिंग की बात करें तो मैं संडे वाले दिन ही मुझे जाना हुआ। वो हंसा बहुत, लियाकत चौक देख के तुम्हारे घर के पास, तो वो उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा वो मुझे पता था कि इन्होंने लियाकत चौक को बंद करना है, लेकिन इस बोंडे तरीके से बंद करना है, बिल्कुल इसका मुझे से रास्ता बंद। अच्छा जी, एक तरफ तो रोड टूटा हुआ है, हाँ जी। वो टूटा हुआ है, और दूसरी तरफ भी उसके ना एक तरफ का रोड बंद है क्योंकि वो टूटा हुआ है जी। आगे से इन्होंने बैरियर लगा के वो चौक बंद कर दिया। अब ये कहते ये हैं वो मकसद आप मुझे भी ये नहीं समझ आया। घूम के वो जो सब्जाजार का कब्रिस्तान है ना, उसके सामने से आप उसको यू टर्न लेंगे, वो तकरीबन जो भी शख्स आएगा उसको पहले तो 1 वे काटते हुए आना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ का रोड बंद है। अच्छा आपने वो 1 वे काटते हुए आपने वहां तक गए कब्रिस्तान की तरफ तक, तो वहां से यू टर्न छोटा है क्योंकि आपने उसको डिजाइन तो नहीं किया, वो तो पहले से बना हुआ है, पहले जमाने से बना हुआ है। वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई और उसके सामने मछली वाला, मुर्गी वाला, सब्जी वाला, फल वाला, सारी रेहड़ियां लगी हैं और वहां पे अच्छा खासा संडे वाले दिन रश था जी, इतवार वाले दिन। बिल्कुल अग्री। हम बोल बोल के थक गए भाई, खारक नाले वाला चौक जो है ये 1 वे हो सकता है क्योंकि आपने अवान टाउन के सामने यू टर्न बना दिया है, इसको बंद करें ताकि लोगों को सहूलत होए। वहां घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती है,
लियाकत चौक जहाँ पे अभी आपका रोड बना नहीं है, अभी आपने सेवरेज डालना शुरू किया उसके अंदर, उस रोड को आपने बंद कर दिया। वो पहले ही एक रोड चल रहा सही था, बात है। अब वहाँ पे इतवार वाले दिन अगर घंटों तो मैं खैर वर्किंग डे में जाऊंगा नहीं, बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है, आप वहां से गुजर नहीं सकते। खैर आप लोग रोड इंजीनियरिंग का जिक्र कर रहे हैं तो टीपा इस पर भी काम कर रहे हैं जी। 77 रोड जो है ना उसकी पॉइंट्स इंजीनियरिंग के लिए 32 करोड़ रुपए मांग लिए गए हैं। डिफेंस, शादरा, कैंट, अनारकली, इचरा, गुलबर्ग हॉटस्पॉट है जी ये। इसमें यू टर्न जो हैं और डाइवर्जन्स इनको बेहतर बनाया जाएगा। माशाल्लाह से अच्छा ख्याल है। मैंने तो बता दिया आपको। हाँ। जिस तरह से ये बेहतर बनाएंगे, और जो कोई नया यू टर्न तो नहीं बनाएंगे। पैसे इतने ले रहे हैं, ये पैसे ही लेंगे सिर्फ वो लगा के करोड़ पे सिर्फ डाइवर्जन्स और ये हाँ ये रोड इंजीनियरिंग। मजेदार बात बताऊं, होगी तो जो आप ये तो 32 करोड़ है ना। हाँ। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। यूहानाबाद में ना जो आबादी है वो यू टर्न काफ़ी आगे जाके पड़ता है 2 किलोमीटर, और उससे पिछले वाला जो यू टर्न था ना वो 200-300 मीटर पे था। तो अब लोग 1 किलोमीटर आगे बाइक पे जाते नहीं थे, तो वो वापस वन वे आते थे। तो एक CTO साहब ने रिक्वेस्ट की कि सर हमें यहाँ से कोई वे आउट निकाल दें ताकि लोग वहाँ से ना आएँ। तो LDA ने प्रपोज़ किया कि हम यहाँ से एक अंडरपास बनाएंगे, ऐसे निकलेगी जाकर उस पर आएगा 2.5 अरब रुपया खर्चा ना। तो 2.5 अरब का सुन के गवर्नमेंट ने कहा कि तुसी रहन दो। तो वो उन्होंने एक SP के जिम्मे लगाया कि कोई हल है थाडे कोल। उन्होंने कहा सर हम सर्विस रोड का जो डिवाइडर है ना उसको निकाल के तो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो लोग इधर से आएंगे और यू टर्न लेके गुजर जाएंगे। तो उस पर खर्चा आया 1 करोड़, ये रोड और वो तब से चल रहा है। और सेम आपने नीचे खबर पढ़ी है, ट्रैफिक पुलिस ने ये आइडेंटिफाई किया है कि भाईजान ये जो आपने रोड की प्लानिंग की है ये गलत तरीके से हुई है। देखिए सड़कों पे ट्रैफिक मैनेज करना ये काम है ट्रैफिक पुलिस का। तो आपने जिसको डिलीवर करनी है चीज़ वो कह रहा है कि एक चीज़ गलत बन रही है, तो आप उनसे पूछते ही नहीं है। हालांकि डिज़ाइन में और उसके डिज़ाइन में और कहाँ पे क्या जरूरत है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को लीड करना चाहिए। आपको पता चलता है रोड इंजीनियरिंग ये जो इंजीनियर्स है ना जो इंजीनियरिंग करते हैं, ये रोड इंजीनियरिंग, इनका बारे में ये मशहूर है कि एक पहाड़ पे रोड बनना थी, उन्होंने इंजीनियर साहब को लाए। तो उन्होंने इंजीनियर साहब जो है वो नाकाम हो गए। उन्होंने कहा रास्ता आगे मुझे नज़र नहीं आता है, बंद हो गया। तो जो इलाका थे उन्होंने कहा जी आप छोड़े हम आपको रास्ता निकाल देते हैं। उन्होंने रास्ता निकाल दिया। उन्होंने कहा आपने रास्ता कैसे निकाला? उन्होंने कहा जी हमें पुराना तजर्बा है, जहाँ इंजीनियर ने काम होता है वहाँ हम गधे पे चूना रख के छोड़ देते हैं, गधा जिधर जिधर से जाए वहाँ से रोड में। लाहौर में ये इंजीनियरिंग गधे वाली हो रही है। ये गधे पे चूना रख के, वो मैंने आपको लियाकत चौक की मिसाल दे दी, इसने भी मिसाल दे दी। किसी के जहन में भी नहीं है कि ट्रैफिक ब्लॉक कहाँ पे होता है। आप क्रीम ब्लॉक सारा ब्लॉक कर लेते हैं, और सिर्फ आप क्योंकि दिहाड़ी लगती है वहाँ पे और ठेले वालों की, और उससे आप पैसे कमाते हैं। उससे आपका जो पार्किंग कंपनी है वो वाला बंदा पैसे लेता है, ट्रैफिक वाला पैसे लेता है। तो आप सारा क्रीम ब्लॉक तो फिर आपकी रोड इंजीनियरिंग जो है ना वो समझ शहर में कितने ट्रैफिक सिग्नल होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक? 10-12 तो हैं, 15 मुझे मेरे रास्ते में आते हैं वो तो 7-8। 100-150 सिग्नल होगा सारे शहर में यार। इनसे वो नहीं चलता, वो भी आधे खराब रहते हैं। आधे खराब है और आधे को शाम के टाइम वैसे फ्री कर देते हैं, जो मर्जी करते रहिए। आप ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जाहिद चौधरी साहब की ये खबर है, मुश्तबा केसेस की तफसील भी 24 घंटे में फराहम करना होगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सील करने की कार्रवाइयाँ होंगी। कौन कौन से केसेस की बात की जा रही है? HIV केसेस फौरी रिपोर्ट करने के पाबंद हैं। अस्पताल और लैब्स उनको ये कहा गया है। वकास अहमद। अच्छा, इसमें ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये इसका मतलब है कि हमारे जो एड्स के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हकीकत में उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपने वार्न कर रहे हैं ना कि आप हमें बताएं। तो पता नहीं क्या लेना चाहते हैं। हालांकि अगर चीज़ एक रिपोर्ट हो जाएगी तो उन्हीं डाटा पे कोई बेहतर स्ट्रेटजी सामने आ सकती है, उनका इलाज हो सकता है। प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, वो छुपाए जाते हैं। अच्छा, एक जो आम शहरी है उसकी आप 100 तोहमात उसको कह लें, वो तोहम परस्त कह लें, वो डरा कह लें, वो रिस्पॉन्सिबल कह लें, लेकिन जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो लैब ऑनर्स हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं। स्टेट इन पे पैसे खर्च करती है और इसलिए इतनी करती है ना कि ये उल्टा लोगों को नुकसान, इससे नुकसान उनका नहीं है। देखें ना, अगर एक बंदे को डायग्नोज हुआ है कोई HIV है तो वो तो चलता फिरता लोगों के लिए और ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल में
ये अब तक खबर ही होनी चाहिए थी कि इतने हॉस्पिटल्स, इतने लैब्स को, इतने डॉक्टर्स को उनको सील करके जुर्माने करके नोटिस दे दिए जा चुके हैं। तो बेसिकली उन्होंने बड़ी मॉडिफाई करके डिप्लोमेटिक से प्रेस रिलीज जारी कर दी है कि जी हम करेंगे। भाई हम ये बताएं कि कितने इन्होंने किए हैं, असल केसेस के हैं, हाँ। असल केसेस नहीं, अब आपने पाबंद कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि तो पहले भी है, हाँ। पाबंद तो पहले भी है, लेकिन इसमें बेसिकली जब उन्होंने पता चला कि यार केसेस रियलिटी में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन लैब्स वाले बता नहीं रहे, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जैसे एड्स खत्म नहीं, सॉरी जैसे पोलियो खत्म नहीं हो रहा इस मुल्क से, वैसे एड्स खत्म नहीं होगा। तो भाई होना तो तब ही है ना जब डायग्नोज हो के आप उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो ये बेहतर है या छुपाना बेहतर है? बस साइकी मुझे समझ नहीं आती लोगों की। चले हम कह सकते हैं कि जी, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं जो लैब्स और रन कर रहे हैं, स्टाफ है, ट्रेन स्टाफ है, वो पता नहीं इस तरह के माफिया का हिस्सा क्यों बन जाते हैं, क्यों इस तरह के काम करते हैं जिससे इज्तिमाई नुकसान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर भाई। देखिए, पहली बात तो ये है कि निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से ये सारा वाक़या खुल के सामने आया, जहाँ पे ब्लड डोनेशन और या जो गुर्दे के मरीज़ थे उनका डायलिसिस का सिस्टम था, वहाँ से HIV फैला और बहुत सारे लोगों उससे इन्फेक्टेड हुए। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक चलता फिरता कोई बम है HIV का मरीज़ जो है और वो लोगों को फैलाता फिरेगा। हाँ, अगर आप उसके साथ ब्लड को ट्रांसफ़र करेंगे या ये डायलिसिस मशीन इस्तेमाल करेंगे या दांतों के जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है डाटा सामने आना। वहाँ से नेगलिजेंस सामने आई, वहाँ से मुअत्तली भी हुई कुछ डॉक्टरों की, कुछ लोगों की, कुछ टेक्नीशियंस की, कि उन्होंने फौरी तौर पे आगाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो मेरा ख्याल है हुकूमत का कहना चाहिए कि अच्छा इकदाम है कि उन्होंने अब पाबंद कर दिया है। पहले ये पाबंदी थी कि आप बता देंगे, वो बताते थे, कुछ बताते थे, कुछ छुपाते थे। लोग छुपाते हैं अपनी बीमारियों को और वो कहते हैं कि जी हमें लोगों को पता चलेगा, तो जिस तरह से वकास डर जाते हैं, ये डरे हैं और भी लोग डर जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारी ज़्यादा केयर की इनको ज़रूरत है। अगर इनका डाटा सामने आ जाएगा वकास की, ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर डाटा होगा तो कोई पॉलिसी बनने में आसानी हो जाएगी। हमें पता होगा कि इतने HIV के मरीज़ हैं, उनकी टेक केयर कैसे करनी है, उनको कैसे दूसरे लोगों के साथ किसी किस्म का मेल मिलाप जो है उसमें क्या एहतियात बरतनी है। तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर हो जाएगा उन मरीज़ों के लिए भी, उनके लवाकिन के लिए भी, उनके जो लेकिन इस पे काम जो है ना, अब अगर पाबंद किया गया है, फॉलोअप भी ले और अच्छे तरीके से इस पे काम होना चाहिए। अगर पाबंदी लग गई है हुकूमत की जानिब से, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद हमें ये मुतालबा आपका बिल्कुल जायज़ है कि हमें उनसे ये कहना चाहिए कि भाई लगा दी है पाबंदी, तो आप इस पर अमल दरामद कराना भी आपका काम है। संजीदा ख्वाजा सलमान काफ़ी संजीदा हो गए। मैं उनको खैर वो उस वक्त से जानता हूँ जब वो स्टूडेंट यूनियन में काम करते थे, लेकिन अब मैं उनसे मिला हूँ परसों, तो मुझे तो काफ़ी संजीदा लगे। मामला संजीदगी के साथ साथ तो बंदे संजीदा हो जाते हैं। दूसरा, उन्होंने कल मीटिंग्स भी बहुत अच्छी की। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। मस्कने रावी हाउसिंग का इफ्तिताह 5 साल में आवाम की किस्मत बदल देंगे। CM साहिबा ये कहती हैं वज़ीर आला की जानिब से जो है मस्कने रावी स्कीम का दौरा किया गया। इफ्तिताही तकरीब में 100 ख़ानदानों को घरों के अलॉटमेंट लेटर्स और चाबियाँ हवाले की गई। वी रियली अप्रीशिएट, नो डाउट ये गवर्नमेंट का काम ही होता है, लेकिन इस तरह से अगर काम करते रहे आवाम के लिए तो यकीन माने आप आवाम के दिल जीत लेंगे। यहाँ तो पहले ही आप दिल जीत बैठे हैं जी। हाँ, मेरा दिल जीत बैठे। अच्छा, ये ज़ोहरा स्कीम है जी, ज़ोहरा हाउसिंग स्कीम। मस्कने रावी तो क्योंकि सारे का सारा मस्कने रावी है जो रोडा का प्रोजेक्ट है, उसमें जहाँ जहाँ लो कॉस्ट है, 3 मरले का है प्लॉट है और घर है जो कि गवर्नमेंट देने जा रही है। उसके अलावा 40 लाख रुपए तक का तो कर्ज भी देने जा रही है। आमिर भाई, मैं थोड़ा सा माजरत आपकी बात कट कर रही हूँ। लोग ना इस तरह की स्कीम के बारे में सुन के हर कोई, अभी मैं मेकअप रूम में जाऊंगी, मेरे से हर कोई पूछने लग जाता है कि मिस ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये किस तरह हो सकता है। थोड़ा सा डिटेल में लोगों को बता दें किन लोगों के लिए है, कौन लोग इसके अहल है। अब जब पता चल रहा है ना 100 लोगों को चाबियां भी मिल गई, अलॉटमेंट लेटर्स मिल गए, हर कोई दौड़ में लगता है। सबसे पहले तो जो लोग कंप्यूटर से कुछ फेमिलियर हैं या जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, जाके सिर्फ आपने मस्कने रावी .punjab.gov लिखना है। आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आपने कर्ज लेना है उसकी डिटेल आ जाएगी। अगर आपने घर अप्लाई करना है और आपके पास घर नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल, सब लिखा होगा। और अगर आपको उस डिटेल में कुछ मुश्किल पेश आती है तो उसमें एक तरफ उर्दू का भी लिखा हुआ है कि आप उसको उर्दू में कर लें,
उर्दू में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। एक दफ़ा पढ़ लें। जो वो लोग हैं जिनकी आमदन इतनी नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी अपना घर अपनी छत बना सकें, वो लोग शामिल हैं। उनके नाम पे कोई जायदाद घर वगैरह नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि उनके नाम पे नहीं होना चाहिए। उनकी आमदन क्या है, क्या वो वाकई ही फॉल करते हैं लो कास्ट घर लेने पे, तो वो सारी शराइत, वो सारे कायदे ज़वाबित वहाँ लिखे हैं। मेरा खुद से हमारे अखबार में एक दिन अखबार उसका इश्तिहार भी था मस्कन का, आज नहीं है शायद, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी स्कीम है उन लोगों के लिए जो बेघर है, वो उन लोगों के लिए जो किराए पे रहते हैं। मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं दुआओं में अपनी ये चीज़ शामिल रखता हूँ कि अल्लाह जिसके पास अपना छत नहीं है, अपना घर नहीं है, उसको दे। मुझे ज़िंदगी में 2 या 3 माह या 4 माह रहना पड़ा किराए के घर में। यू कांट इमेजिन कि मैं वो 4-5 माह में कैसे रहा, और मुझे ऐसे लगता था जैसे महीना रफ्ते आ जाता है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही। और वो तो ऐसे सर पे खड़ा होता है जैसे कोई बला है, तो अल्लाह ताला सबको मैंने अपना तो कहा घर हम बड़ा इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसको मजीद भी एक्सटेंड करना चाहिए। वकास अहमद, अच्छा, सारी गवर्नमेंट की चाहती हैं, और ये ऐसा फ्लैश पॉइंट होता है जिससे उनको वोटर ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि गरीब तबका बहुत ज़्यादा, फिर आप कह लें कि सब्सिडाइज या लो प्राइस घर मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो पिछली वाली गवर्नमेंट के काम को कंटिन्यू नहीं करती, नया लेवल के साथ, नई प्लेसमेंट के साथ आते हैं। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तब भी उन्होंने एक जो उनका स्लोगन था, उनकी जो कैंपेन थी सियासी, उसमें उसका मेन हिस्सा था, उसके लिए कुछ LDA सिटी में कुछ काम भी हुए, घरों की तमीर का काम भी शुरू हुआ। जब गवर्नमेंट गई वो प्रोजेक्ट वहाँ पे रुक गया, और वो अभी तक वहाँ पे रुका हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है CM साहिबा से, बेशक आपके सियासी नाकदीन की गवर्नमेंट थी, लेकिन वो वसाइल जो इस्तेमाल हुए, जो उस पर पैसा लगा उस अधूरे प्रोजेक्ट्स पे, वो इसी अवाम का था, इसी पंजाब के लोगों का था। तो प्रोजेक्ट जब एक गवर्नमेंट, एक कैबिनेट अप्रूव कर देती है, वो अमेंड हो सकता है, उसमें छोटी मोटी तब्दीली हो सकती है। बजाय A to Z स्टार्ट करने से आप BC से स्टार्ट करके उसको जल्दी ख़त्म कर दिया करें। ठीक है, मेरी ये सिर्फ गुजारिश है। हम तो मैं अब अच्छी चीज़ है उसको जरूर अप्रिशिएट करें लोगों तक। मैं ये नहीं कह रहा ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि थोड़ा सा आपने काम किया है ना, नई गवर्नमेंट आती है, बजाय कि वो अपना एक नया दुकान खोले, इसी को आगे कर ले, ये किसी ना किसी ने तो करना है ना। ये निगरान देखें, निगरान गवर्नमेंट में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो निगरान गवर्नमेंट की कैबिनेट के अप्रूव नहीं थे, सारी पिछली हुकूमतों के थे, फाइलों में पड़े हुए थे, बजट एलोकेट उधर ये मकसद समझा गया ना कि सिर्फ आवाम का काम करना है और आवाम के लिए डिलीवर करना है, अपनी तख्तियों को छोड़ दें। अभी एक अच्छी खबर ब्रेक पे जाने से पहले आपको देते रहे, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं जी। 27 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें 7 रोज में 7 डेज रह गए हैं। आप शहर लाहौर में रवां दवा देखेंगे इलेक्ट्रिक बसों को 31 जनवरी को ऑपरेशनल करने की तैयारी भी की जा रही है। यानी हम जो देख रहे थे माहौल आलूदा हो रहा है, जा बजा आपको धुएं नजर आते थे और बार बार ये कहा जाता था स्मॉग की एक बहुत बड़ी वजह ये धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, जिनमें बड़ी बड़ी बसें कहा जाता था। तो अब माहौल दोस्त बसें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, 27 बसें हैं और 31 जनवरी से डेट दी जा रही है। आपको ये शहर में नजर आएंगी और आप इन पे बआसानी बड़ी आसानी से सफ़र कर सकेंगे। बाकी डिटेल्स हम जैसे ही आएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। 31 जनवरी तक इंतज़ार करें आप और देखें बसें आपको रोड पे नज़र आती हैं या नहीं आती हैं, जो डेट दी गई है ब्रेक के बाद आती। वेलकम बैक। खबर हमारे पास है, नैब ने SDOs, मीटर इंस्पेक्टर्स और मीटर रीडर्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मामला नैब तक जा पहुंचा है। गैर कानूनी रिफंड से 4 अरब 70 करोड़ का नुकसान। वकास अहमद, अच्छा, मैं ये खबर पढ़ के बड़ा हैरान हो रहा था कि हम ये तो सुनते आ रहे थे कि लेस को बाप डाले आवाम से पैसे लेते हैं, लेकिन एक मज़ेदार बात यह कि आप इनको पैसे दें तो ये आपको गलत वो रिफ़ंड भी कर देंगे। मतलब ये है ना मज़ाक़ा खेज कि हम रिफ़ंड की मद में पैसे इन्होंने गैर कानूनी तौर पर वापस किए हैं। भाई वो वापस वो इन्होंने नहीं किए, वो बेसिकली ये पैसे वो लोगों के खातों में डाले गए हैं। आवाम को तो पैसे नहीं मिले होंगे ना। हालांकि सिस्टम ये है,
मेरा एक दोस्त था, उन्होंने एक ये SNGPL से एक सिक्योरिटी रिफ़ंड करवानी है, वो 3 महीने हो गए हैं, एक चेक दफ्तर से दूसरे तीसरे, इतने चेक एंड बैलेंस हैं। तो मैंने कल जब मैं उनके साथ गया तो मैंने पूछा भी, मैंने कहा यार तो कैसे मुमकिन है कि इसमें कुछ आगे पीछे हेर फेर हो जाए, तो इतनी चेन ऑफ कमांड बनी होती है। तो हंसने लग गया ना, कहता है बस भाई फिर सारे एक हो जाते हैं हम इस परचम के साए थले। तो आप वो देखें कि एक 1 पर्सन अथॉरिटी नहीं है कि जिसने साइन किया और कहा कि इस बंदे को इतने पैसे दे दो। उनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, पहले फाइनेंस से क्लियरेंस होगी, फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में आएगा, फिर अकाउंट्स वाले चेक बनाएंगे, फिर हेड ऑफिस जाएगा, फिर वहाँ वाले वो वेरीफाई करेंगे। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक सिस्टम जो है ना वो क्या कहते हैं गंद आलूद है, कि सिर्फ पैसे लेना ही एक वे ऑफ करप्शन नहीं है, पैसे वापस देने के नाम पर भी करप्शन हो सकती है। और कितने पैसे, और एक ऐसी सूरत हाल में जब आप कहते हैं कि आप तो पहले लॉस में हैं, लेस्को आपकी कंपनी पहले ही लॉस में है, तो आप कभी इस तरफ से पैसे वहाँ से निकालते हैं, कभी खुद जेबों में डाल के कहते हैं हमने लोगों को वापस कर दिए हैं। तो भाई अगर ये रिफंड वाकई हुए हैं लोगों को, तो फिर इसमें गलत क्या है? तो आमिर भाई ये पूरी चेन इसमें मुलविस है, SDOs, इंस्पेक्टर, मीटर रीडर, वज़ीर आज़म डाल दें, मतलब क्या है, खुदा का खौफ खाए। मैं बताऊँ, ये ना पिछले दिनों एक मीटर रीडर को मार पड़ी थी फैक्ट्री के अंदर, और उस पर पहले शुरू में तो यूनियन वगैरह सामने आई, लेकिन बाद में यूनियन वगैरह ने हाथ खींच लिया, क्योंकि समझ ये आई कि इस फैक्ट्री वाले से ये ख़त्म था कि हम तुझे लेट से 40 लाख रुपए का रिफ़ंड कराएंगे, 25 लाख रुपया जो है वो फ़लाँ को मिलेगा, 5 लाख फ़लाँ को मिलेगा, 3 लाख फ़लाँ को, ड्राइवर भी उसमें शामिल था उसका, उस फैक्ट्री ऑनर का, उसी ने उसको किया था, और वो SDO तक जाते थे पैसे। ये हो नहीं सकता, ये वकास की और आपकी दोनों की बात ठीक है, मैंने तो ऐसे ही वज़ीर आज़म का भी कहती है आपसे, लेकिन ये हो नहीं सकता है कि आपकी इस चेन के अंदर, करप्शन की चेन के अंदर वो लोग शामिल ना हो। रिफंड इस तरह से नहीं कि आपको पैसे दे दिए जाएंगे, ये तो हो ही इनके नहीं भाई के जो दोस्त मांग रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं। अगर उनसे कहते हैं ना कि मुझे गैस के बिल में एडजस्ट कर दो, वो कर देते शायद जी, रिफंड ना कर। यहाँ पर ये मामला इसी तरह से करते हैं, पहले आपको ओवर बिलिंग करते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ 2-2, 3-3 यूनिट होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, वो हमें करते हैं, और इनको रिफंड में डालते कि इनको गलत बिल गया था, इनका तो मीटर ख़राब था तो हमने इनको ओवर बिलिंग की थी, इसके बाद में इनको पैसे वापस आएंगे, जो पैसे वापस आएंगे वो कैश में वसूल कर लिए जाते हैं। ये मुझे पिछले दिनों एक मेरे साथ पास केस भी आया था, वो पेट्रोल बेचते थे, और जो पेट्रोल पंप वाला था वो 10 रुपये पर लीटर जो है कटौती करके पैसे दे देता था, यानी आपको रसीद बना देता था, आपको 50 लीटर की रसीद बना दी, तो 10 रुपये फी लीटर के हिसाब से 500 रुपये उसने अपना रख लिया उसकी जेब में। यहाँ पे भी यही मामला है, ये 4 अरब 70 करोड़ रुपया जो है ये आपका और मेरा है। सही बात है। जो मिलेगा किसको? और उस मीटर रीडर को, उस मीटर इंस्पेक्टर को, उस जिसने वो मीटर को डिफेक्टिव करार दिया, जिस SDO एक्सियन ने उसको अप्रूव किया, वहाँ तक ये जाएगी। और अब मैं हैदर साहब के मतलब क्या कहूँ कि उन तक जाती है कि नहीं जाती है, लेकिन ये हमारा पैसा है, इसको इस तरह से लुटाया जा रहा है कि रिफंड कर करके, और ये एक दिन का केस नहीं है। अच्छा, मामला तो FIA तक भी गया था, मुझे बताइए नैब में चला गया, 3 साल के ये केसेस हैं। फिर ये कंट्रोल से बाहर ही है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। पोश एरिया में पार्किंग पर 3 गुना इजाफी रकम बटोरी जाने लगी है। गुलबर्ग कफी सेंटर के गिर तमाम पार्किंग पॉइंट्स पर ओवर चार्जिंग 50 से 100 रुपये, पता नहीं कौन 50 से 100 रुपये। मैंने तो इन जगहों पर जब कभी गाड़ी पार्किंग की है 200 रुपये भी मांगते, 300 रुपये भी मांगते हैं, तो कौन सी ये बात थी? आमिर रजा खान साहब। डांस पार्टी पर छापा, लड़कियों समेत 28 अफराद गिरफ्तार। बरकी पुलिस ने डांस पार्टी पर छापा मारते लड़कियों समेत 28 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। SP कैंट अवैध शफी के मुताबिक बरकी पुलिस ने कार्रवाई की। आप कह रही थी पार्किंग का, मैंने सुनी है आपकी बात मुकम्मल, लेकिन मैं महव था कि हमें डांस पार्टियां पकड़ने में टाइम लग रहा है, वो हमारा वक्त है, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम लाहौर के शहरियों को कोई सहूलत के लिए काम बड़े मसाइल की तरफ भी आ जाए। नहीं आ सकते ना, नहीं आ सकते। आप मुझे बताएं कहाँ पार्किंग के पैसे उसी के मुताबिक लिए जाते हैं? जो में तो 50-100 रुपए वाली छोड़ दे, ये तो आप 50-100 की बात करती हैं।
यहाँ आप कहते हैं जी आपने गाड़ी खड़ी की मैंने माल पे, वो कहता है जी आपने कितनी देर का काम है ऐसे ही आपको, है, घंटों के हिसाब से ऐसे ही है। अगर अच्छा वो गवर्नमेंट की है, वो लाहौर पार्किंग कंपनी के हैं लोग, वो कहते हैं अभी बताएं कि आपने शॉपिंग में कितना टाइम लगाना है, ताकि हमें अगली गाड़ी के लिए जगह बनानी है। ये आप पैसे देंगे तो फिर अगर आपने 2 घंटे से ज्यादा या 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगाना है तो उसके अलग से पैसे होंगे। आप पोश इलाकों की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ आवे का आवा जो मेरे राइट्स हैं, मतलब मेरा राइट ये है कि मुझे पार्किंग के लिए, मैं शॉपिंग के लिए गया हूँ तो जगह मिले ना, आप उसमें पैसे आप ले लें, गवर्नमेंट ले ले ज़्यादा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे लोगों को डिस्करेज करने के लिए अपनी गाड़ी पे ना आए, बसेस पर आएँ। हाँ जी। पहले तो आप बसें प्रोवाइड करें, दूसरा अगर चलें अब नहीं है तो आप पार्किंग के पैसे ले लें, लेकिन ये गुंडागर्दी और बदमाशी, 10 रुपये की बजाय आप 50 रुपये, 100 रुपये, और ये 10, मेरा ख्याल ये रहती खबर बनी है। मैं तो कह रही हूँ आप किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर चले जाएं, किसी कॉफी शॉप के बाहर चले जाएं, 200 रुपए और घंटों के हिसाब से वाकई पैसे लिए जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि लाहौर पार्किंग कंपनी के लोग घंटों के हिसाब से वैले के नाम पे तो 3-3, 400 रुपए लिए जाते हैं। हाँ, ये इसी तरह से ऐसी तो ये ऐसी लूट मार पे, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। मैं ये तो सब्जेक्ट किसका है? एलडीए का। किसकी है पार्किंग कंपनी के अंडर, ऊपर कौन है, जगह किसकी है? महदूद LDA कर की। देंगे तो वकास फिर ये एलडी के हुदूद में आएंगी चीजें। ये एलडीए के हदूद में आए ना आए, होगा तो लेकिन लाहौर मैं ही आपको ना। चीज़ बता दूं, ये अगर हमने सीरियसली मुतबादल तरीकों पर गौर ना कुछ किया नहीं तो होगा, अगले बस। 20 साल बाद भी हम बैठ के यही रोना रो रहे होंगे। 1-2 प्रपोजल्स हैं छोटे छोटे। आप बूढ़े हो गए होंगे, मैं भी बूढ़ी हो हाँ गई जी, होंगी, 1-2, लेकिन ये हमारा प्रपोजल याद रहेगा। अच्छा तो आप शहर के मैं काट देता बिचो। आप शहर यार अल्लाह बड़ी ताला आपको गल है जिंदगी यार। तंदुरुस्ती दे, आप ज्यादा बूढ़े हो आप तो मरियम वाले आमिर रजा होंगे ना। शहर के 10-12 आप स्पॉट मार्क कर लें जहाँ पे लोग जाते हैं, कमर्शियल हों या शॉपिंग के लिए, उनको आप शटल सर्विस प्रोवाइड कर दें जो आपकी बाहर पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। आपके ये आधा गाड़ियों की पोल्यूशन कम हो जाएगी, लोगों को मार्केट के इर्द गिर्द चलने में आसानी हो जाएगी। यार मसला ये है हमारे मुल्क में, आप कहते हैं जी पार्किंग कंपनी बना दी है, आप क्रीम ब्लॉक जाएं, गाड़ियाँ लगाते कहाँ पे होती हैं? गलियों में, लोगों के घरों के आगे, उनके पे आप पैसे गन पॉइंट पे वो भत्ता लेने वाली बात है। सेम हाल आपका सर्कुलर रोड पे आपने ताजरों की गाड़ियाँ लगवाई हुई हैं, वहाँ पे पार्किंग करवाते हैं सड़क पे और पैसे लेते हैं, आप भत्ता लेते हैं। ये आप कहते हैं ना कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बंद कर दे शॉपिंग मॉल्स को जिनके पास उनकी जितनी उनकी कैपेसिटी है। अगर वहाँ पे 400 दुकान है, यार हर दुकान का एक उसका ऑनर होगा वहाँ कारोबार करने वाला, उसके पास एक कस्टमर तो आएगा ना, उसके पास पार्किंग स्पेस कितनी है? 10 पॉइंट। किसने देनी? एलडीए ने देनी ना। ठीक है, मेरे मरगजार का 80 फुट रोड है, वहाँ पे 2 शादी हाल है, उनके पास उन्होंने बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं छोड़ी, यानी रोड के ऊपर से उन्होंने उठा ली हुई 2 शादी हाल। आज तक वह दरखास्तें दे बैठी सोसाइटी का सदर सब कुछ कर बैठा, एलडीए वहां कार्रवाई नहीं करता। आप एमएम आलम रोड है, कितने वहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स बार प्लाजों वालों के पास पार्किंग है, आप कर दे बंद। आप जब तक आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आपके पास स्पेस नहीं, आप बिल्कुल डीसील ना करें। एक हल ये है, दूसरा हल है आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने एक्सेस देंगे तो बचना है। आप सारे लाहौर को सड़क बना देंगे ना, फिर भी यही रहना है, मसला फिर भी वही रहेगा। ठीक है। और तीसरा ये है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि उन्होंने पीक आवर्स के हिसाब से ट्रैफिक की मूवमेंट रखी होती है, शटल सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड की गई हैं। मैं आपको एक चीज़ बता, डेवो की एक शटल सर्विस है जो कलमा चौक से जाती है ठोकर तक। मैं एक दफ़ा वहाँ से आना था तो मुझे उन्होंने कहा कि आप शटल से जाएँ। मैं अब 5-6 बार जब भी मैंने ठोकर तरफ जाना होता है कलमा चौक से बैठता हूँ, 100 रुपया वो लेते हैं, इलेक्ट्रिक बस है, अच्छा सीधा वो वहाँ जाके उतारती है। हर बार उसमें 10-12-20 लोग वो होते हैं जिन्होंने ड्राइवर पे ट्रैवल नहीं करना होता, सिर्फ वो ठोकर से या कलमा चौक से ठोकर आना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट अगर प्राइवेटाइज हर मामले में प्राइवेट सेक्टर को घुसा रही है, तो जो कामयाब प्राइवेट सेक्टर्स हैं अपनी फील्ड के, उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है। ठीक है, क्रीम ब्लॉक आप मर गए हैं कि ट्रैफिक है, यार आप ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट कर दे। बिल्कुल ठीक है। आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड वहां है, से तो ठेले उठवा दें,
अगर ठेले उठवा दे तो 90 के करीब गाड़ियां उसी पार्किंग लॉट में लग जाएंगी। 90 ठेले लगे पड़े। वैसे तो वो हाल पार्किंग प्लाजा था, अगर नहीं है तो पीछे आप ग्राउंड है अच्छी खासी आपके पास जगह, उसके तो सामने ग्राउंड है जिस पर कब्जा है। मैंने उसको 2-3 जूतियों की दुकानें बनी पड़ी है वहाँ पे, वहाँ बना दे आप पार्किंग का एक प्लाजा बना दे आप, चाहे 10 मंजिला बना दे, अच्छे खासे पैसे भी कमा लेंगे आप, पर नहीं उस तरफ तवज्जो दी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक होगी, हेडलाइंस, और फिर आएंगे वापस शो में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज है 14 जनवरी, और 14 जनवरी को जिनकी सालगिरह है उनको हम विश करने जा रहे हैं। बाय द वे, अगर आपकी सालगिरह कल है, आप भी पिक्चर्स भिजवा दें, प्रोग्राम में हिस्सा आप भी डाल सकते हैं जी। मियाँ यामीन सुलेमान की सालगिरह है, गुफरान अली, खतीजा बानो, फैसल फैजी, मोहम्मद हमजा, सैफुल्ला आबिद, मुजम्मिल शाह, सैयद शहबाज, और इसके बाद जी सालगिरह है मोहम्मद काशिफ की। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। सिंपल सा तरीका है, आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर अपना नाम लिखें और अपने पिक्चर भेजवा दें और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। अगर आपकी कल बर्थडे है, आपके बहन भाई की है, आपके किसी दोस्त की है, पेरेंट्स में से किसी की बर्थडे है, तो आप ज़रूर हमें भिजवाएं और प्रोग्राम में आप भी इसी तरह से बर्थडे को स्पेशल बनवा सकते हैं। सो नाज़रीन, हमने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए अगले सेगमेंट की तरफ चलना है। बताएंगे आपको आज के भाव। तो हम डिफरेंट मार्केट्स में अपने रिपोर्टर्स को भेजते हैं। रूटीन में मार्केट चेंज करने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए किस मार्केट में रेट ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली ये हम इंतज़ामिया को भी एक मैसेज दे रहे होते हैं कि फ़लाँ मार्केट के रेट ये हैं। तो लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि किसी भी मार्केट में रेट लिस्ट पर अमल नहीं हो रहा होता। जो आपकी सरकार रेट लिस्ट, इंतज़ामिया रेट लिस्ट देती है, लगी ज़रूर होती है। खैर, चलते हैं मायदा की तरफ। आज की रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। सब्जियों के हवाले से अगर हम बात करें, सरकारी कीमत जो है वो भी हमारे पास इस टाइम मौजूद है, लेकिन जो ओपन मार्केट में रेट लिस्ट से जारी की जा रही हैं, सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले आपके साथ बात करेंगे, आलू की बात कर लें अगर, तो सबसे पहले सरकारी नर्ख जो है ओपन मार्केट में जो 40 रुपये सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 43 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज दर्जा अव्वल जो है वो 93 सरकारी कीमत, जबकि ओपन मार्केट में 100 रुपये तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर की सरकारी कीमत 95, ओपन मार्केट में 105 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं।
अदरक जो है वो 320 सरकारी नर्क ओपन मार्केट में 350 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन की सरकारी कीमत 572 जबकि बाहर ओपन मार्केट में 600 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मटर की सरकारी कीमत 100 जबकि बाहर ओपन मार्केट में 105 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च के हवाले से अगर हम बात करें तो 181 सरकारी कीमत ओपन मार्केट में 190 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बैंगन की सरकारी कीमत 47 जबकि ओपन मार्केट में 50 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। घिया कद्दू की अगर हम बात करें 62 सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 65 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्ज़ मिर्च के हवाले से अगर हम बात करें तो 152 सरकारी कीमत जबकि ओपन मार्केट में 160 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतें हैं जिसमें हम देख रहे हैं किसी में 2 रुपये इजाफे के साथ, किसी में 3, किसी में 5 रुपये इजाफे के साथ ओपन मार्केट में फ़रोख्त की जा रही हैं। जहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी सी सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में नज़र आता है, वहीं पर शहरी ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बढ़ती रेट लिस्ट को कंट्रोल किया जाए ताकि एक सफ़ेद पोश तबके के लिए ठीक है। तो लोगों का ये शिकवा तो हमेशा ही हम देखते हैं मायदा, और ये मैसेज हम इंतज़ामिया तक पहुँचा भी देते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें आज की रेट लिस्ट बताई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे करेंसी रेट्स क्या हैं, माल का हाल। रेट लिस्ट है हमारे पास, आपके साथ शेयर करेंगे। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। तेरह रजब विलादत मौला कायनात हज़रत अली तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, ये सादत ना कभी किसी को हासिल हुई ना होगी, खाना काबा में विलादत और इसके साथ साथ शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा। सो हज़रत अली की हम हयात मुबारका पे रोशनी भी डालेंगे और ख़ास तौर पे उनकी ज़िंदगी के जो बहुत ज़्यादा अहम बाब हैं उन पर रोशनी डालने के साथ साथ तालीमात उनकी क्या थी उन पर भी रोशनी डालेंगे। अल्लामा सैयद हसन रज़ा हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन खैर नस्तईन। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को और आपको आज के 13 रजब अल मुरज्जब अमीर मुमकिनात अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की काबा में वलादत सआदत मुबारक हो और पूरी बशरियत में वाहिद शख्सियत कि जिनको ये शर्फ़ हासिल हुआ कि वो तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले खाना काबा में तशरीफ़ लाना उनके सादत ठहरा, बल्कि काबा के लिए ये सादत ठहरा कि उसमें अमीर मोमिनीन दुनिया में तशरीफ़ लाए। और उसके बाद वहाँ से काबा से जो अगला सफ़र किया वो रसूलुल्लाह के हाथों पे किया। और जब फ़ातिमा बिन्त असद दराड़ काबा से रुकन यमानी की सिमत जो दीवार फटी थी वहीं से वापस बाहर जब आईं दोबारा फटी तो अली को रसूलुल्लाह के हाथों पे देते हुए फरमा रही थी कि इसने ना आँखें खोली ना कुछ खाया पिया। तो इधर जो ही रसूल खुदा के हाथों पे अली मुंतकिल हुए तो अपनी आँखों को खोल दिया और रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की। तो रसूलुल्लाह ने ज़िंदगी के इब्तदाई मराहिल अली में अली को बशारत दी और फरमाया खसस्तनी बिनज़रिका खसस्तो बिइल्मी, ए अली तूने अपनी पहली नज़र के लिए मेरा इंतखाब किया तो मैं अपने इल्म के लिए तेरा इंतखाब करता हूँ। अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है कि जो फ़कत जिस पे मुसलमानों की इजारादारी नहीं है, वो बशरियत के लिए एक वो उसवा और रोल मॉडल है कि जिन्होंने कमा हक़ को हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की तासी की। क्योंकि खुदा ने कुरान में कहा कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतन हसना, कि ज़ात मुस्तफ़ा में तुम्हारे लिए कामिल नमूना है। और उस कामिल नमूना की जिसने मुकम्मल कॉपी की है, मुकम्मल तासी की है, कदम ब कदम चले हैं, वो अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो इल्म के उन्वान पर अगर बात की जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को जो घुटी दी है वो अपनी लाबेदान से दी है। वो भी नहीं कि अपनी उंगली पे अपना लाबेदान लिया हो और अली के दाहन में रख दिया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने होंठों को अली के नन्हे होंठों से मिलाया। और 13 रजब 30 आमुल फील की वो जो 16 रजब
30 आमुल फील की वो मुकद्दस सातें कि 3 दिन बाद जब अली काबा से बाहर आ रहे थे और रसूलुल्लाह के हाथों पे थे और अपनी ज़बान अथर को रसूल खुदा ने अली के दहन में दे दी। जैसे बच्चा माँ के वजूद से गज़ा लेता है, अली ने दहन रसालत से उस तरह से गज़ा ली। और जब सैर हो गए तो उसके बाद रसूल खुदा ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन को उनकी वालिद बुजुर्गवार हज़रत अबू तालिब के हाथों पर दे दिया। तो बर वो ज़ात की जिसने लाबे दाने रसालत से घुटी ली हो और जो ख़ुद कहे कि का ज़क्का नहीं ज़क्का रसूल अल्लाह, रसूल खुदा ने मुझे इल्म ऐसे भराया है कि जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को चोंच भराता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने अपना फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और कोई ऐसा सवाल नहीं था कि जब अली के सामने आता और अली उसका जवाब ना देते, बल्कि ख़ुद अली दावा करते थे सलूनी सलूनी कबल अन तफ़क़िदूनी, कि पूछो पूछो जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछो, मैं ज़मीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ। चाहे वो खुलफा का ज़माना हुकूमत हो, हज़रत अबू बकर का, हज़रत उमर का, हज़रत उस्मान का, तीनों खुलफा के ज़मानों में जब भी कोई मुश्किल पड़ी है तो खिलाफत और हुकूमत और मुसलमान अली के दरवाजे पे आए। यानी जहाँ पे किसी के पास कोई मसले का हल नहीं मिला वो अली अलैहिस्सलाम से रुजू किया जाता था। हज़रत अली को शेर खुदा का लक़ब दिया गया, मौला मुश्किल कुशा का लक़ब दिया गया, इस पर भी रोशनी डाल दी। यकीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलाम को जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इब्तिदा में रसूल खुदा की घुटी मिली तो उसी के ज़रिए से रसूलुल्लाह के तमाम कमालात वरासत में अली के पास आ गए। चूँकि अली की ज़ात वो ज़ात थी कि जिनकी सुल्ब से अल्लाह ने रसूल को औलाद अता की थी और रसूल खुदा फरमाया करते थे कि अल्लाह ने मुझे अली की सुल्ब से मुझे फ़र्जंद अता की, हसन हुसैन मेरे बेटे हैं और ये जन्नत के दोनों फूल हैं। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रवायात में ये मिलता है कि जब उनकी वालिद ग्रामी ने उनको पंघूड़े में या उस पत्थर पर रखा तो उसके बाद एक अज़दहा या सांप करीब आया तो बचपन में ही आपने अपनी 2 उंगलियां जो है उसके दान में दी और कला अज़र को चीर के फेंक दिया। तो माँ ने जो ही देखा तो फरमाया इन्नल बुनय्यल हैदरा, कि मेरा बेटा तो चीर फाड़ करने वाला एक शेर है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ज़िंदगी के हर मरहले में आप जब देखते हैं कि पूरे इस्लाम की इब्तिदा जब देखते हैं जब रसूलुल्लाह ने ऐलान फरमाया, और वो भी इस माह मुक़द्दस को ये सादत हासिल है कि 27 रजबुल मुरज्जब को इस्लाम की सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद में मोमिनीन पे एहसान किया कि लक़द मनल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तो वो दिन भी इसी माह मुक़द्दस 27 रजबुल मुरज्जब को नबी अकरम की यौम बेअसत पैगम्बर है। उस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह ने हुक्म दिया वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेन खाना अब्दुल मुत्तलिब में हज़रत अबू तालिब के सेन में औलाद अब्दुल मुत्तलिब को जमा किया जो रसूलुल्लाह के बहुत करीबी थे, यानी चचा की औलादें थी, उन सबको जमा किया, चचा को और चचाओं को और उनकी औलादों को जमा किया। वो 42 लोग थे और वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मनल्लज़ी मन हुआ नासिरी, कौन है कि जो मुझे इस अमर में मेरा मददगार बन जाए। तो 11 साल अली का सिन था, तो उस लम्हे में भी अली खड़े हुए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं आपका मददगार बनूंगा। और फिर ये देखा गया कि जब नबी अकरम ने आम तबलीग शुरू की और लोगों ने अरब के कुरैश ने बनी हाशम के खौफ से खुद कुछ नहीं किया मगर अपने बच्चों को रसूलुल्लाह के पीछे लगा दिया। और अली भी उस ज़माने में 11 साल के एक बच्चे थे, नौजवान बिल्कुल बच्चे थे, तो अली अलैहिस्सलाम उन बच्चों का फिर मुकाबला करते थे गुठलियों के ज़रिए से, और उस तरह फिर रसूलुल्लाह को उन्होंने दिफा किया। और ज़िंदगी के हर मरहले में जब वो मुश्किल तरीन मरला आया कि रसूल खुदा ने हज़रत उम्मे हानी के घर में, हज़रत उम्मे हानी के घर के कुएँ पे बैठे हुए अपने थोड़े से मुसलमानों के जो असहाब थे उनके दरमियान फरमाया कि मनल्लज़ी मन, कौन है तुम में कि जो आज रात मेरे बिस्तर पे सो जाए। और वो सोना भी तलवारों के साए में होगा कि जब रसूल खुदा हिजरत फरमा रहे थे। तो ऐसे में जो है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कहा या रसूलल्लाह अना अभी मैं जो है आपके बिस्तर पे सो जाऊंगा। तो हज़रत अली फिर सोए और रसूल खुदा ने अमानतें भी सुपुर्द की, घर में सोते रहे और मुशरिकीन भी समझते रहे कि रसूल खुदा सो रहे हैं। और जब सुबह हुए तो मुशरिकीन दाखिल हुए, चादर उतारी तो सामने अली लेट रहे हुए थे। तो कहा कि मुस्तफ़ा कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है? तो कहा गया क्या मेरे सुपुर्द करके गए थे कि मैं तुम्हें बताऊँ कहाँ है। और फिर अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु ने वो अमानतें सुपुर्द की और फिर फ़ातिमा को लेके, फ़ातिमा बिनत असद, फ़ातिमा बिनत हमज़ा और फ़ातिमा बिनत रसूलुल्लाह, 3 फ़वातिम को लेके जो है वो चले कबा की तरफ। और जब पहली इस्लाम की जंग आती है, जंग बदर आती है, तो जंग बदर में भी जब वहाँ से अंसार 3 पेश होते हैं मुशरिकीन के मुकाबला में, तो मुशरिकीन कहते हैं कि ये हमारे मुकाबले के नहीं, जो हमारे मुकाबले के हैं उनको भेजा जाए। तो इधर से फिर हज़रत उबैदा, हज़रत हमज़ा और हज़रत अली इब्न अबी तालिब, ये तीनों रसूलुल्लाह के चचा और चचा के 2 बेटे
यानी उबैदा बिन हारिस और अली इब्न अबी तालिब ये मैदान में उतरते हैं और हज़रत उबैदा की टांग कट जाती है और टांग का गुद्दा बहने लगता है और जो अमीर मोमिनीन के सामने आता है वलीद उसका भी सर काटते हैं, फिर जो उबैदा के मुकाबले में आता है उसका भी सर काटते हैं, फिर अमीर हमज़ा सल्लल्लाहु अलैहि के साथ मिलके तीसरे को गिराते हैं और उन तीनों को गिराने के बाद फिर वापस पलट के आते हैं और रसूल खुदा फरमाते हैं मरहबा। और उसमें देखा जाता है कि जब 70 अफराद दुश्मन के मारे जाते हैं और यहाँ से 14 लोग शहीद होते हैं, तो वहाँ से जब 70 लोगों में मकतूलीन का शुमार किया जाता है तो ख़बर आती है कि आधे से ज़्यादा जो है वो तन्हा अली की तलवार से मारे गए। और इसी तरह जब उहद का मार्का आता है और उहद के मार्के में वो जब 1000 की तादाद में होते हैं और मुसलमान थोड़ी सी तादाद में मौजूद होते हैं, तो ऐसे में फिर उहद के मार्के में भी जब जंग की चक्की चलती है और मुसलमान फतह याब हो रहे होते हैं और रसूल खुदा ने जिनको दर्रे पे घाटी पे मुतय्यन किया होता है वो घाटी को छोड़ते हैं और पीछे से खालिद बिन वलीद एक 200 का जत्था लेके पीछे से हमलावर हो जाता है और फिर जंग की हालत जब बदलती है तो उस बदलती हुई हालत में किसी को कुछ समझ नहीं आती और फिर ऐसे में शैतान मशहूर करता है कि रसूल खुदा शहीद हो गए, तो साहब के दिल टूट गए और साहब मैदान जंग छोड़ के चलने लगे। अब वो जो जा रहे थे तो ऐसे में रसूल खुदा की आवाज़ है कि कौन है जो मुझे इन दुश्मनों से बचाए। तो फिर रवायत यही बताती है कि तन्हा अली इब्न अबी तालिब थे जो रसूलुल्लाह का तवाब भी कर रहे थे और दुश्मनों को रसूलुल्लाह से हटा भी रहे थे। और उस जंग में अली इब्न अबी तालिब इतने ज़ख्मी होते हैं कि सर से लेके पाँव तक पूरे वजूद पर अंगूठी के नगीने जितनी भी जगह नहीं थी जहाँ पे ज़ख्म ना लगाओ, मगर ऐसे में भी आखिरी दम तक दुश्मनों को भगाकर फिर एक मरतबा जंग की फ़तह अपने नाम करते हुए और फिर जब आप देखते हैं कि खंदक के मार्के में के पूरा का पूरा दुश्मन जो है इस्लाम का वो जमा होता है और 10,000 की जमीयत लेके मुट्ठी भर मुसलमानों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और फिर उस मुट्ठी भर मुसलमान अपनी हिफाजत के लिए खंदक खोदते हैं और फिर उनमें से 10 या 7 लोग जो हैं खंदक अबूर करके आते हैं और उनमें जो एक सूरमा होता है कि जिसके लिए उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं कि या रसूल अल्लाह इसके मुकाबले में कौन जाए, कि मैंने खुद देखा है कि इसने 1000 डाकू को 2 साल ऊँट के टोटे को अपने हाथ में उठाकर 1000 डाकू को भगा लिया था, इसका मुकाबला कौन करे। फिर मगर अली उसके मुकाबले में जाते हैं और रसूल फरमाते हैं बारज़ल ईमान कुल्ल इला कुफ्र कुल, कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और फिर एक ही ज़रब से अली उसका काम तमाम करते हैं तो रसूल फरमाते हैं ज़रबत अली यौमुल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। और फिर इससे बढ़ के जब मरला आगे आता है कि फ़तह मक्का का मौका होता है और सुलह हदैबिया का मौका होता है, सुलह हदैबिया हो जाती है और मुसलमान जब पलट के आते हैं तो फिर यहूदी कि जिन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया था उनको सबक सिखाने का मरला आता है कि वो आपस में मिल के इस्लाम की चढ़ाई करना चाह रहे होते हैं। तो फिर वो जो 6 किले होते हैं उनको फ़तह करने की बारी आती है। जो सबसे मजबूत किला होता है किला खैबर, तो उसके दर को उखाड़ना, फिर उसको हाथों पे तोलना, फिर मरहब हारस और अंतर को बिछाड़ना, वो फिर फातह खैबर बना, ये सब अली की शुजात के वो पैराए हैं। और इससे बढ़ के शुजात ये है कि अली इब्न अबी तालिब जब अमर इब्न अब्दुल वद के मुकाबले में जाते हैं और उसके सीने पे बैठे होते हैं, उसको गिराते हैं, उसकी टांग काटते हैं, वो गिरता है, उसके सीने में बैठ जाते हैं, वो मौला की तरफ थूक अपना लाभ जो है वो फेंकता है, उछालता है। जो ही वो इसलिए फेंकता है कि मैं इसको गुस्सा है और ये जल्दी से मुझे कत्ल करे, मैं दर से निजात पा जाऊँ, मगर अली उसके सीने से उठ जाते हैं। और जब वो दोबारा खड़ा होता है फिर अली पे वार करता है तो अली का सर शिगाफ्ता होता है, सर पे ज़रब लगती है। तो फिर असहाबे रसूल पूछते हैं अली जब आप उसके ऊपर कंट्रोल कर चुके थे तो फिर उसके सीने से क्यों उठे। तो अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि उसने यूं किया था कि मेरी तरफ लाभ उछाला था, थूक फेंका था, तो मेरी तरफ चूंकि उसने थूक फेंका तो मुझे गुस्सा आ गया। और अली इस मरले में अपने ज़ाती गुस्से को शामिल नहीं करना चाहता था। अली लड़ता है तो खुदा के लिए लड़ता है, यानी ये अली की शुजात है कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी मर्जी नहीं है, अल्लाह की रज़ा, और यही अली का उसवा है। बेशक शुजात के साथ साथ मौला मुश्किल कुशा का भी नाम दिया गया, इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ हज़रत अली के औसाफ और आज के नौजवानों के लिए पैगाम, इस पर ज़रूर रोशनी डालेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, लामा साहब हमारे साथ मौजूद है, मौला मुश्किल कुशा का लक़ब भी दिया गया, इस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। जी हाँ, यकीनन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुश्किल कुशा थे। यकीनन मुश्किल कुशाई की 2 रवायात मिलती है। एक तो ये है कि जब जंग खैबर होती है और खैबर के मैदान में 39 दिन मुसलसल, या 4 हफ्ते आप कह सकते हैं कि 4 हफ्ते मुसलसल इस्लाम के बहादुर सपूत खैबर के किले की तरफ बढ़ते हैं, किले कामूस की तरफ और किले खैबर की तरफ। मगर ये होता है कि सामने चूँकि सूरमा मौजूद हैं, बड़े बड़े बहादुर शुजा मौजूद हैं यहूदियों में, तो वो सामने आते हैं तो छोटी छोटी झड़पें होती हैं, मगर किले खैबर जो है वो फतह होने का नाम नहीं लेता।
और इतनी मुश्किल बढ़ जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि वापस आए थे, वहाँ से उम्रे के इरादे से गए थे, मगर उम्रा ना हो सका, सुलह हुदैबिया से वापस आए और फिर उसके बाद रोज़े आ पड़े और फिर उसके बाद निकलना पड़ा और मुसलसल चंद दिन के लिए वो तशरीफ़ लाए थे ज़हनी तौर पे, मगर वहाँ पे इतना प्रोलॉन्ग हो गया मामला कि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये नज़र आ रहा था कि शायद इस्लाम कमज़ोर हो गया है और वो जो इस्लाम की धाक थी वो कमज़ोर हो गई है, जिसको मुसलमान वो ये समझ रहे थे, जो सुलह हुदैबिया की शराइत देखते हुए भी, और फिर यहूदी जो आपस में समझ रहे थे कि कितना एक दिन यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो अब ये मुश्किल आन पड़ी थी कि मुसलमानों के हौसले भी टूट चुके थे, यहूदियों के हौसले बढ़ चुके थे। अब ऐसे में इतनी मुश्किल पड़ी कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मतबख का मसूल, किचन का मसूल आया और उसने कहा या रसूलल्लाह आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है साहब के लिए, और फिर फाके पे नौबत जब आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ के ऐलान किया कि मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो करार होगा, गैर फ़रार होगा, अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब होगा और अल्लाह और उसके रसूल का महबूब होगा। और सब समझ रहे थे कि अली जो है वो तो खैबर में अपना मौजूद नहीं है, वो मदीना तशरीफ़ ले गए हैं, मदीना के मामलात क्योंकि वहाँ से पीछे से यहूदी वहाँ पे हमला न कर दें इसलिए अली मदीना में चले गए हैं। अब अली तो यहाँ पे नहीं है, अलम शायद हमें मिलेगा। तो बाद रवायात कहती हैं कि सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ के रसूल खुदा ने फिर एक इस्तिग़ासा दिया जिसको नज़्म किया गया इन लफ्ज़ों में कि नाद अलियन मज़हर अल अजाइब तजिद हो औन लकाफ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सजन जली बेअज़मत का या अली या अली या अली बेवलायत का या अली या अली या अली। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब जंग की मुश्किल पड़ी और जब उहद के मैदान में, तो नबी अकरम के भी रसूलुल्लाह की मुश्किल कुशा अली बने। और ख़ुद असहाबे रसूल को जब किसी मामले में मुश्किल पड़ती थी, चाहे वो किसी इल्म के मामले में मुश्किल पड़ी है या किसी ऐसी उनके सामने उफ्ताद आ पड़ी है कि जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं निकलता, जिस तरह के ख़ुद रसूल खुदा जंग से वापस आ रहे हैं और पानी ख़त्म हो जाता है, और जब पानी ख़त्म होता है मशकें खाली हो जाती हैं और चंद सौ असहाबे पैगंबर हैं और पानी से इस तरह से निढाल हैं कि गोया जान बलब है, अभी जान निकल जाएगी। तो इतने में एक साहबी खबर देते हैं कि यहाँ पे करीब एक कुआं है कि जिसमें पानी मौजूद है, मगर उस कुएं पे जिन्नों का कब्जा है, बेर अलम जो है उसके ऊपर जिन्नों का कब्जा है और जिन किसी को पानी वहां से नहीं लेने देते। तो फिर आप जाते हैं मगर वही कि वो नहीं पानी मुयसर हो पाता, फिर लेकिन अली जाते हैं, फिर उनसे जंग होती है, फिर जिनों को वो तस्लीम करवाते हैं, फिर उनको कलमा पढ़वाते हैं, फिर वही जिन जो है वो असहाबे पैगंबर के लिए पानी भर भर के डोलियाँ जो है वो लेके आते हैं। तो यानी हर मंजिल पे अगर आप देखते हैं कि अली जो है वो मुश्किल कुशा, और एक उस हवाले से जब अम्बिया का मुश्किल कुशा कहा जाता है तो उसमें कुरान की इस आयत को देखा जाता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को नबूवतें अता की है ना, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीन लिमा आतैतुकुम मिनल किताबि वल हिकमति सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। इस आयत मजीदा के जो है वो ज़ुमरा में कि जब नबियों ने नबूवतें ली हैं, किताबें ली हैं अल्लाह से आलम अरवाह में, तो अल्लाह ने उनसे वादा लिया था कि तुम सब के बाद एक मुस्तफ़ा रसूल आएगा, तुम सब ने उसकी रसालत की तस्दीक भी करनी है, उस पर ईमान भी लाना है, उसकी मदद भी करनी है। तो अब ये कहा जाता है कि उन नबियों की जगह पर जिसने रसूलुल्लाह की मदद की है वो अली इब्न अबी तालिब है। तो इस तरह से नबियों की रसालत को बचा के अली ने मुश्किल कुशाई की है। और इसी तरह जब कहीं भी मसले में किसी भी मुश्किल कोई फंस जाता था तो उसको अली इब्न अबी तालिब ही हल करते थे। और आज भी जो नादे अलियन मज़हर अल अजाइब का विर्द करते हैं उनकी अली मुश्किल कुशाई करते हैं, आज भी जो या अली मदद कहते हैं अली उनकी मदद को आते हैं। चूँकि देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो राह खुदा में कत्ल कर दिए जाएँ तुम उनको मुर्दा गमान मत करो, वो मेरे हाथ से युरज़क़ून, वो मेरे हाथ से रिज़्क़ पाते हैं। और सखियों की अलामत ये होती है, सहबान ईमान की अलामत ये होती है, सहबान तक़वा की अलामत ये होती है कि अल्लाज़ीना युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो कुछ उनको मिलता है ना वो उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जब हम फ़ी सबीलिल्लाह उनसे अल्लाह से उनसे मदद मांगते हैं तो उनको चूँकि रिज़्क़ मिल रहा है लेकिन हमें उसका शऊर नहीं है ना, तो फिर जब हम उनसे मांगते हैं तो उनके पास मौजूद है, वो हमें अता करते हैं, हमारी मुश्किल कुशाई हो जाती है। तो बहरहाल ये चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। अली इब्न अबी तालिब की ज़ात वो ज़ात है कि जो एक कामल उसवा रखती है। अली अगर मैदान जंग में उतरते हैं तो एक शुजा नज़र आते हैं, अगर अली मुसल्ला इबादत पे नज़र आते हैं तो मुसल्ला इबादत पे वो अल्लाह की बरगाह में वो आजिज़ बंदा नज़र आता है कि जिसका जिस्म
एक वक्त में मैदान में उतरते हुए संगलाख चट्टान की तरह सख्त है, मुसल्ले पे वही जिस्म मोम नजर आता है कि वो अली इब्न अबी तालिब की पाँव की पिंडली में जो है वो तीर लग जाता है, और जब निकालने की कोशिश की जाती है तो जिस्म की सख्ती के सबब तकलीफ होती है, तो नबी अकरम फरमाते हैं छोड़ दो, जब अली मुसल्ले पे हो और सजदे में चला जाए तो अली के बदन से तीर निकाल लिया जाए। और जब अली सजदे में थे और पिंडली से तीर निकला और अली को एहसास भी नहीं हुआ, तो उस वक्त साहब पैगंबर ने हैरान होकर बाद में अली से पूछा कि या अली अब तीर निकला तो आपको महसूस भी नहीं हुआ? तो कहा चूंकि मैं अल्लाह के मादर में मौजूद था, मेरे सारे तो जो अल्लाह की तरफ थी। यानी अली की ज़ात के हवाले से आप देखें कि वो इबादत में इतने मुनहमक थे, और ये जवानों के लिए पैगाम है कि अली की पूरी ज़िंदगी अगर जवान उसको कॉपी करना चाहें, ख़ुद अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु के वो जो कलामात कसार हैं, छोटे छोटे जुमले हैं, छोटे छोटे वो जुमले इंसान की फलाह के लिए, इंसान की कामयाबी के लिए, इंसान की तरक्की के लिए और मसाइब से छुटकारे के लिए, मुश्किलात के हल के लिए वो जुमले बहुत कार फरमा हैं। चाहिए हमारे नौजवानों को कि अली इब्न अबी तालिब की ज़ात को देखें कि वो रसूलुल्लाह के किस तरह मोती हैं, अल्लाह के किस तरह ताबे हैं, कि अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि कायनात की हर चीज़ हेच है अली के सामने, और अली के लिए यही मकाम फ़ख्र है, अली के लिए यही मकाम फ़ख्र है कि ए अल्लाह अली तेरा बंदा है, सुभान अल्लाह, और मेरे लिए यही मकाम इज़्ज़त है कि तू मेरा रब है, सुभान अल्लाह। और वो अली के जो मिंबर पे आते हैं तो दुनिया भर की उन अजाबायत और असरार की मुशगाफियाँ करते हैं कि आज अक्ल इंसान ही हैरान है। एक मसीह राइटर हैं जार्ज जुर्दक, लबनान के रहने वाले, जिन्होंने अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी के ऊपर किताब लिखी, सौतुल अदाला, अदालत की आवाज़, इंसाफ की आवाज़, अदालत की आवाज़। तो वो लिखता है कि ए काश अली को मिंबर में बैठाया जाता और अली को बोलने दिया जाता, अली को मैदानों में ना उलझाया जाता, तो अली अपने कलाम से इन राजों की वो मुशगाफियाँ करते कि आज इंसान को तहकीक की ज़रूरत ना होती, अली के बताए हुए रास्तों पे चल रहे होते। मौला अली की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके वजूद से इस्लाम ने वो इस्तिफ़ादा किया कि ख़ुद रसूलुल्लाह ने फरमाया अली फिल इस्लाम कल मिल हो फिल ताम, अली की मिसाल इस्लाम में ऐसे है जैसे खाने में नमक होता है। अगर खाने में नमक ना हो तो खाने का जायका नहीं होता, खाना बेमज़ा होता है। और इस्लाम में अली ना हो तो यकीनन इस्लाम के बहुत सी चीज़ें जो शराब नज़र आती हैं। और ख़ुद नबी पाक अगर ये कह रही हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ज़रूर हम हज़रत अली की कुछ घरेलू ज़िंदगी पर अल्लामा साहब को कहेंगे कि रोशनी डालें। ब्रेक के बाद आएंगे। खुश आमदीद। तो हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हज़रत अली की ज़िंदगी के वो मामला जो उनके घर तक महदूद से, ख़ास तौर पर हसन और हुसैन के साथ उनकी मोहब्बत के कुछ लम्हात। अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु की कुल ज़ात को अगर हम तकसीम करें, डिवाइड करें, तो वो मरहला कि जब ख़ुद अली बच्चा है तो उनका किरदार कैसा है, फिर जब नौजवानी में जाते हैं तो उनका किरदार कैसा है, फिर जवानी में दाखिल होते हैं किरदार कैसा है, जिसने अली की परवरिश की उनके साथ अली का रब्ता कैसा है, जो दुल्हन बन के अली के घर आई तो उनके साथ अली का ताल्लुक़ कैसा है, फिर जो बच्चे हुए तो उनका ताल्लुक़ कैसा है, अच्छा फिर बेटियों के साथ कैसा है, हमसाये के साथ कैसा है, अली बतौर दोस्त कैसा है, अली बतौर दुश्मन कैसा है, चूँकि अली हर एक का दोस्त नहीं था ना, अली तो कुछ के दुश्मन भी थे। यानी उसका दुश्मन है जिसका जो खुदा का दुश्मन अली उसका दुश्मन है, जो मुस्तफ़ा का दुश्मन अली उसका दुश्मन है। तो बहरहाल अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु की हयात तय्यबा जो है, अपने बच्चों के हवाले से अगर यूँ कहूँ कि अपने बच्चों को भी अली वो एहतराम देते थे। हसन हुसैन को तो ख़ास कर वो फरमाते थे ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं। जंग सफ़ीन में हज़रत मोहम्मद हनफिया अली के बेटे हैं, मोहम्मद हनफिया से तीर चलाने का एक मंजर पे कहा और निशाना लेने का कहा। उन्होंने निशाना लिया लेकिन निशाना ख़ता हुआ। इमाम हसन से कहा कि बेटा हसन आप आइए। मौला हसन ने निशाना लिया और तीर निशाने पे लगा, और जब हसन का तीर निशाने पे लगा तो मोहम्मद हनफिया के चेहरे पे पसीना आया, शर्मिंदगी के साथ झुक गया। तो मौला अली ने पेशानी के नीचे, ठोड़ी के नीचे हाथ रखा और सर उठाया, कहा बेटा सर उठा, तेरा हसन से मुकाबला नहीं है, तू अली का बेटा है, हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा है। यानी ये देखिए कितना खूबसूरती के साथ बच्चे को भी सिखा रहे हैं और उसका दिल भी टूटने नहीं, उसको हौसला बढ़ा रहे हैं। मौला अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ये खूबी है कि वो बच्चों के साथ इस तरह से घुल मिल जाते थे कि जब 21 रमज़ान मुबारक की सुबह ज़रब लगी है ना मौला अली के सर पर, तो जो सबसे पहले लोग पहुँचे हैं, 19 रमज़ान मुबारक की ज़रब पहुँची है 20 की सुबह, वो बच्चे थे कि जो हाथों में थोड़े छोटे प्याले उठाए हुए थे जिसमें दूध था।
जिसमें बच्चे सिर्फ मुसलमानों के नहीं थे, मसीहों के बच्चे भी शामिल थे, हत्ता कि यहूदियों के चंद बच्चे भी जो यतीम थे कि उनकी कफालत अली करते थे। अली रसूलुल्लाह एक ही वक्त में बेवगान के पैरादार भी हैं, बच्चों के कफ़ील भी हैं। अपने घर में जिस तरह अपने बच्चों से शफकत करते हैं, ऐसे ही दूसरे मोमिनों के बच्चों से, मुसलमानियों के बच्चों से मोहब्बत बतौर हुक्मरान। और फिर मैंने आज के दिन की खुसूसी इबादत करते बतौर हुक्मरान मैं बस इसमें यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि अली इब्न अबी तालिब की ज़ात मुबारक जो है वो हुक्मरानों के लिए बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन उसवा। उन्होंने वो जो ख़त लिखा ना हज़रत मालिक उश्तर को, जब उन्होंने गवर्नर बना के भेजा और हज़रत मालिक उश्तर को जब वो एक नसीहत नामा लिखा, वो आज भी नहजुल बलागा मौजूद है। अगर वो हुक्मरान पढ़ लें तो दुनिया भर के हुक्मरानों के लिए अब हुकूमत करना भी आसान हो जाएगा और ये जुल्म ख़त्म हो जाएगा। अली इब्न अबी तालिब ने एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा कि जो आइडियल है, फरमाया कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती है। एक यहूदी औरत के पाँव से पाजेब उतर गई मौला अली की हुकूमत के ज़माने में, तो मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाते हुए, चीखते हुए, रोते हुए फरमा रहे हैं, गुलूगीर होके, कि कोई ये सुन के गैरत से मर जाए कि मुसलमानों की हुकूमत में एक यहूदी औरत के पाँव से पाजेब छिन गई। अल्लामा साहब अब के हवाले से आज की रोशनी डाल दीजिएगा। आज के दिन के हवाले से कि एक तो रोज़ा बहुत आज के हवाले से रवायात में, चूँकि ये 13, 14 और 15 रजब अल मुरज्जब अयाम 20 के अयाम कहलाए जाते हैं, तो आज अमल उम्मे दाऊद आज के दिन के हवाले से वो भी रवायात में मौजूद है। इसी तरह से रोज़े के हवाले से मौजूद है। दो रकत नमाज जो है वो आज के दिन की ख़ास है। फिर एक दुआ जो है वो मसनून दुआओं में से मौजूद है, वो पढ़ी जाए और कसरत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पकी ज़ात पे दरूद भेजा जाए। अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के उस्वा के मुताला किया जाए और इसके साथ खुसूसी दुआ का जिसका आपने जिक्र किया उस पर भी रोशनी। हाँ, मैं इस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि उन दुआओं में से अगर आप नादे अली का विर्द करें तो ये भी आपके लिए आपके तमाम हाजात की बराबरी का वसीला बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, जज़ाकल्लाह, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन की मुनासबत से खुसूसी दुआ जो आप कर सकते हैं, रोज़े की अहमियत क्या है, तो ज़रूर आज के दिन आलम इस्लाम के लिए दुआ करें, दीन की सरबुलंदी के लिए दुआ करें, अपने मुल्क व कौम के लिए दुआ करें, हम सब लोगों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह।